हे गाइस, आई एम सागित कुमार फ्रॉम एसके एजुकेशन हब और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज a landmark in the history of Europe and the world. सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा बेंचमार्क था ना कि सिर्फ यूरोप की हिस्ट्री के लिए पर बल्कि पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री के लिए। इट एंडेड द मोनार्कियल सिस्टम इन फ्रांस। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसने मोनार्कियल सिस्टम जो इस्टेब्लिश था फ्रांस में उसको खत्म कर दिया था। द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। सो लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी स्लोगन बने थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। चैप्टर्स चेकलिस्ट। सो ये सारे वो टॉपिक हैं जो कि हम इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा द सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अगला टॉपिक होगा द स्ट्रगल टू सर्वाइव, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। नेक्स्ट, आइडियाज ऑफ फिलोसफर, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रांस became a constitutional monarchy, France abolished monarchy and became a republic, the reign of terror, role of women in the revolution, the abolition of slavery, the revolution and everyday life, और आखिरी में हम पढ़ेंगे the political symbols. So let's start with our first topic जो कि है the French society during the late 18th century. The French society in late 18th century. In 1774, 20-year-old Louis XVI of Bourbon family became the king of the France. So 1774 में 20 साल का एक लड़का लुइस 16, मैं लड़का क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि वो सिर्फ 20 साल का था और उस लुइस 16 बॉर्बन फैमिली से था और वो फ्रांस का राजा बन गया था 20 साल की उम्र में। He was married to an Austrian princess Maria Antoinette. उसकी शादी हो गई थी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से जिसका नाम था मैरिया एंटोनेट। Due to the long years of war and maintenance of extravagant court, he got an empty treasury. So the फ्रांस था वो अपने पुराने दुश्मन ब्रिटेन से लड़ाई कर रहा था। उसके जो वॉर में खर्चा लगता था उसके अलावा एक एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट जो कि वर्सलीज में था उसका मेंटेनेंस में जो खर्चा लगता था उसकी वजह से जो लुइस 16 को ट्रेजरी मिली थी उसमें बहुत कम पैसा था। Louis XVI also held 13 American colonies to gain their independence from Britain. अब खुद की हालत तो खस्ता है और ऊपर से लुइस 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को भी हेल्प कर दी थी कि ब्रिटेन से लड़ाई करके अपने इंडिपेंडेंस ले लो। The war added more than 1 billion livres to the debt of more than 2 billion livres. तो पहले से फ्रांस पे 2 बिलियन लीवर्स का कर्ज चढ़ा हुआ था और ये जब वॉर जो अमेरिका ने किया था ब्रिटेन के साथ तो उसकी वजह से 1 बिलियन लीवर्स का और कर्जा चढ़ गया था फ्रांस के ऊपर। लीवर्स क्या होता है? लीवर्स एक टाइप की करेंसी होती है जो फ्रांस में उस समय में चलती थी। The lenders who gave the state credit now began to charge 10% on the loan. तो जिन लोगों ने फ्रांस को क्रेडिट दिया था अब वो उस पे 10% का चार्ज लगाने लग गए थे। To meet the expenses like maintaining court, army, etc., the state was forced to increase taxes. So, अपने जो रेगुलर खर्चे थे जैसे कोर्ट को मेंटेन करना, आर्मी को चलाना, इन सब की वजह से लुइस 16 ने टैक्सेस बढ़ाने की बात सोची थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ बढ़ा देता टैक्स, क्या दिक्कत थी, पर जो टैक्स पॉलिसी थी फ्रांस में वो बहुत ही अनइक्वल थी बिकॉज द थर्ड ई स्टेट ओनली पे द टैक्सेस, क्योंकि थर्ड ई स्टेट को ही टैक्स देना पड़ता था, बाकी के 2 ई स्टेट को टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो फ्रांस में 3 ई स्टेट थे, फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट और थर्ड ई स्टेट। चलिए जानते हैं उन 3 ई स्टेट के बारे में। 3 ई स्टेट ऑफ फ्रांस। फर्स्ट, क्लर्जी. Clergies were the group of persons invested with special functions in the church. Clergy is एक टाइप के वो पर्सन होते हैं जो चर्च के स्पेशल फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। They enjoy certain privileges by birth like exemption from paying taxes to the state.
उनको सर्टेन प्रिविलेजेस मिल जाती हैं बर्थ से ही। उनमें से एक थी कि उन्हें स्टेट को टैक्स नहीं देना पड़ता था, कि क्लर्जी और नोबेलिटी तुम बहुत पैसे कमाओ पर स्टेट को टैक्स मत दो। फर्दर द चर्च लीव्ड अ टैक्स कॉल्ड थाइट from peasants which comprise of 1/10 agriculture produce। एक तो वो क्लर्जीज टैक्स नहीं देते थे, ऊपर से वो अपना एक टैक्स लगाते थे फार्मर्स के ऊपर थाइट के नाम से, और उसमें फार्मर्स को अपनी जितनी भी प्रोडक्शन हुई है उसका 10% क्लर्जीज को देना पड़ता था। तो 10% इन द सेंस कि अगर आपने 100 क्विंटल गेहूं उगाए हैं तो उसमें से 10 क्विंटल गेहूं आपको चर्च को देने पड़ेंगे, क्योंकि इस टैक्स की वजह से। सेकेंड स्टेट नोबेलिटी। सेकेंड स्टेट में कौन आते थे? नोबेलिटी। इट कंसीडर ऑफ रिच एरिस्टोक्रेट पीपल ऑफ द स्टेट। सो सेकेंड स्टेट में कौन आते थे? राजा, राजा से जुड़े जितने भी लोग हैं वो सब सेकेंड स्टेट में आते थे। वो भी स्टेट को टैक्स नहीं देते थे। दे enjoyed certain privileges like exemption from paying taxes to the state। उनके पास भी सेम प्रिविलेजेस थी कि उनको भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। दे इंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेस लाइक फ्यूडल ड्यूज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। उन्हें फ्यूडल ड्यूज भी मिलते थे, मतलब राजा ने एक टेरिटरी पे एक इंसान बिठा दिया कि जितना भी काम है वो राजा की तरफ से वो इंसान देखेगा, और उस जो पीजेंट्स थे उन्हें फ्यूडल ड्यूज देने पड़ते थे कि ये लो हमारी प्रोडक्शन में से इतना % तुम रख लो, फ्रूट रख लो। और वो जो फ्यूडल लॉर्ड था वो बैठा रहता था कि हाँ आने दो सब कुछ, क्या बना है तुम्हारे घर पे लेके आओ, फ्रूट्स, प्रोडक्शन, जितना भी सब कुछ है वो लेके आओ मेरे पास। आखिरी स्टेट था थर्ड स्टेट विच कंप्राइजेस ऑफ कॉमन पीपल। थर्ड स्टेट में कौन आते थे? जितनी भी फ्रांस की बची कुची जनता थी वो थर्ड स्टेट में आती थी। It consisted of rest of the population like businessmen, lawyer, peasant, of artisan, landless labor, etc. They had no privileges. They had to pay the taxes to the state as well as to the church and a number of indirect taxes like salt and tobacco। तो थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल आते थे। जितनी भी बची कुची फ्रांस की जनता थी, जैसे बिजनेसमैन हो गए, लॉयर हो गए, कोर्ट ऑफिशियल, इसमें बिल्कुल ही गरीब जनता नहीं थी। इसमें आप देख सकते हो कि बिजनेसमैन भी है, लॉयर्स भी है, मतलब एक हाई प्रोफाइल लोग भी थर्ड स्टेट में कंप्राइज थे। उनके पास कोई भी प्रिविलेजेस नहीं थी। उनको स्टेट को और चर्च को, जो कि मैंने 2 टैक्सेस बताए, टाइल और थाइट के नाम से, वो दोनों टैक्स पे करने पड़ते थे। ऊपर से सॉल्ट और टबैको, जो डेली कंजम्पशन की चीजें होती हैं, उनके ऊपर भी उन पे टैक्स लगता था, जो कि थर्ड स्टेट के लोगों को देना पड़ता था। द थर्ड स्टेट मेड अप टू 90% ऑफ द पॉपुलेशन इन फ्रांस। तो 10% जो थे वो क्लर्जी और नोबेलिटी 2 स्टेट मिलके बनाते थे, और बाकी की जो 90% की पॉपुलेशन थी वो सिर्फ थर्ड स्टेट बनाती थी। फ्रांस में 100% में से 90% पॉपुलेशन कॉमनर्स पीपल, मतलब थर्ड स्टेट की होती थी।